जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी शेर सैनियों का आपके अपने नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को वालेकुम सलाम बाबू। सभी का स्वागत है। सभी लोग आ जाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 6 से 7 नंबर तक यहाँ से क्वेश्चन मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि ये क्लास आपको 6 से 7 नंबर अगर दिला सकती है तो आप लोग बहुत गौर से इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो आपके मित्र हैं उन तक इस वीडियो को जरूर एक बार आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए, उन पर शेयर कर दीजिए उनके पास, ताकि उनका भी भला हो सके। आपके कोई रिलेटिव हैं उनको भी बोलिए, वो भी देखें, क्योंकि यहाँ से 6 से 7 नंबर आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आप लोगों का भाई थोड़ा सा दायित्व है, इतना आप लोग करिए। बाकी मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूंगा और विद्याकुल परिवार आपके लिए हमेशा डेडिकेशन के साथ काम करता रहता है ना। तो आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास को और इसको देखते हैं कि आज हम पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो व्यापार करता है उसी को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर एक साधारण वे में हम समझें इस बात को, तो इसी चीज को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत शामिल करेंगे कि एक राष्ट्र है दूसरे राष्ट्र के साथ जो भी उसकी डील होती है ना, उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन 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 एक छोटा सा इसमें प्रश्न फंस जाता है कि सर ये बताइए, ये स्टार्ट कब से हो गया, है ना। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास उपलब्ध एविडेंस है उसके आधार पे अगर मैं कहूं तो जो ये आपका इतिहास है ये शुरू होता है सिल्क रूट के पास से, है ना। सिल्क रूट चीन से होके गुजरता था, चीन से लेकर के और रोम तक जाता था, रोम इटली, है ना, रोम तक जाता था। और तकरीबन ये 6000 किलोमीटर का एक व्यापारिक मार्ग था। और भारत या कह सकते हैं पूर्वी देश जितने भी हैं एशिया के, एशिया का जो क्षेत्र है, इसका जो कनेक्टिविटी था यूरोप के साथ वो कैसे था? सिल्क रूट के माध्यम से था, ठीक है। तो चलिए आइए इन्हीं बातों को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है भाई। इन्हीं बातों को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आ जाइए मेरे साथ सीखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा सर्वप्रथम कि देखिएगा मेरे बाबू कि आपको यह पता होना चाहिए क्या कि सिल्क रूट कहां है ना। सिल्क रूट, अब सिल्क रूट को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इतिहास को जानेंगे, व्यापारिक इतिहास को समझेंगे, है ना। किसको समझेंगे हम लोग? व्यापारिक इतिहास को जानेंगे। व्यापारिक इतिहास को समझेंगे हम लोग। चलिए, चलेगा मेरे मित्रों। तो अब इसको हम देखते हैं व्यापारिक इतिहास को। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, जो चीन का एरिया है, किसका? चीन का क्षेत्र है, चीन। और दूसरा मैं देखता हूं चीन के बाद कि रोम का क्षेत्र है, रोम। तो रोम कहां पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। बोलो यस सर। कहां पड़ेगा? यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा। रोम कहां पड़ेगा? यूरोप महाद्वीप में, ठीक। किस देश का भाग है ये? इटली। इटली की बात करते हैं, इटली के पास। और चीन कहां है? वो एशिया महाद्वीप में है सर। कहां है? एशिया महाद्वीप, महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में। अब इनके दोनों के बीच, इनके दोनों के बीच ये मार्ग होके गुजरता था, ये मार्ग होता था, व्यापार का ये मार्ग था। अब यहां पर चीन से रेशम,
ऐसे, और रोम से ऊन का व्यापार होता था। अन्य चीजों का भी होता था, लेकिन क्या सर यही दोनों के बीच ये व्यापारिक मार्ग थे? नहीं मेरे बच्चे, मैंने अपने बात में शुरू में ही बोला कि संपूर्ण एशिया का व्यापार इस रूट से होता था, भारत का भी इसी मार्ग से व्यापार होता था। तो संपूर्ण एशिया का जो व्यापार है वो इसी मार्ग से होता था, यूरोप के साथ जो संबंध थे इसी के अकॉर्डिंग थे। अच्छा, इतनी सी बात आपने जान लिया। इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 6000 किलोमीटर बताई जाती है। कितना बताया जाता है? 6000 किलोमीटर है। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब मैं एविडेंस की ही बात करूंगा आपसे। तो देखिएगा, अगर इन्हीं चीजों को देखें तो हम अगर इतिहास ही देख रहे हैं, व्यापारिक अगर इतिहास देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं जी? व्यापारिक इतिहास हम देख रहे हैं। तो इस व्यापारिक इतिहास को देखते समय एक बात को हमें अपने जहन में रखना होगा। वो बात क्या होगी आप लोग देखिएगा, मैं बता रहा हूं व्यापारिक इतिहास में कि सर्वप्रथम आपको ये बात को गौर करना होगा कि अगर हम हड़प्पा संस्कृति से बात करें, हड़प्पा संस्कृति से बात करें, है ना, तो मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापार होते थे। मेसोपोटामिया, आप लोगों ने इतिहास के अंदर इन चीजों को पढ़ा होगा। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। एविडेंस कहां से मिला है सर? एविडेंस मिला है लोथल से, है ना। लोथल से मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, ठीक है जी। और आप लोगों से एक बात मैं कहूंगा, इनको एक एक स्टेप को आप फॉलो करते जाइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी का फायदा हो सके। लोथल किस नदी के तट पर है? तो आप बोलेंगे सर लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो ये लोथल था एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, या कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। कौन सा? लोथल वाला। अब आगे इन्हीं चीजों को हम देखने जाएंगे और इन्हीं चीजों को हम आगे समझने जाएंगे भाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर कि सर जो ये व्यापार हो रहा है, तो ये तो आपने यहां पर बता दिया। फिर आप इसको वैदिक एरा में भी देख सकते हैं, वैदिक युग में भी देख सकते हैं आप लोग। वैदिक एरा में क्या देखते हैं? वैदिक एरा को आप दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल तो बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी सर, बिल्कुल बोलते हैं। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड को आप 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक मानते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मानते हैं। उत्तर वैदिक काल को आप 1000 बीसी से शुरू करके आप इसको 600 बीसी तक मानते हैं। ये टाइम पीरियड है। इसे ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्राह्मण काल भी कहते हैं इस टाइम को। ओके, चलिए, हमें इन सारी चीजों से मतलब नहीं कि इतिहास में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। हमें जो मेन देखना है वो देखना है कि व्यापार के मामले में देखिए, ऋग्वैदिक काल में कबीला व्यवस्था थी, कबीला व्यवस्था थी, लोग कबीले पे रहते थे, और इनका जो इकोनॉमी का मेन आधार था वो पशुपालन था। क्या था जी? इकोनॉमी का जो मेन आधार था वो क्या था? मेन आधार क्या था इनका? मेन आधार, आधार क्या था इनका? इकोनॉमी का। तो मेरे बच्चों, आधार था इनका इकोनॉमी का, पशुपालन था। अब देखिए, पशुओं के लिए चारे की खोज में, है ना,
चारे की खोज में, पशुओं के लिए चारे की खोज में चारे या पानी की खोज में, आप समझ सकते हैं। तो ये लोग मध्य एशिया से, कहां से? मध्य एशिया से भारत की तरफ आए, भारत की तरफ आए, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि वहां पर आने जाने का एक बेहतरीन मार्ग रहा होगा, तभी ये लोग यहां पर इंडिया तक पहुंच पाए हैं। बोलो गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? समझ गए? मतलब चारे की खोज में ये मध्य एशिया से कहां आए? भारत की तरफ आए। अब देखिए इसके बाद की कंडीशंस क्या होती हैं। तो इसके बाद की कंडीशन मेरे बच्चे यहाँ पर क्या होने वाली है कि ये भारत में आते हैं, हड़प्पा संस्कृति के लोगों से इनका विवाद होता है, मारे जाते हैं। ये क्रम आगे तक चलता रहता है, लेकिन उसको हमें बीच वाले को अब इतना नहीं ज़्यादा डिटेल में जाने वाले। हम पहुंचते हैं औपनिवेशिक काल के पास। कहाँ चलते हैं? ये तो केवल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। अब आते हैं औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में आते हैं, औपनिवेशिक काल में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो औपनिवेशिक काल का मतलब हो गया ब्रिटिश काल। क्या कहेंगे इसको? ब्रिटिश काल कहेंगे, ब्रिटिश काल। अब इनके टाइम पे आप देखिएगा, क्या इसके पहले भारत के साथ व्यापार नहीं होता था? ऐसा कौन कहता है सर? इसके पहले तो यहां भारत में अरब थे, तुर्क थे, सारे लोग थे यहाँ पर। अरब थे, तुर्क थे, इनका यहाँ पर आधिपत्य था, अधिकार था भारत के अंदर, अधिकार था। बोलो यस या नो? अधिकार था भारत के अंदर, ठीक है। अरब तुर्क का अधिकार था भारत में। लेकिन जब औपनिवेशिक काल आता है और सबसे पहले भारत कौन आया? सबसे पहले आप भारत में आने की बात करते हैं तो पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आते हैं। कौन आता है? वास्को डी गामा। नाम सुना है आप लोगों ने? वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है, याद रखना इस बात को। 1498 में ये आते हैं, ओके। तो ये बात को आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि वास्को डी गामा को भारत क्यों आना पड़ा, प्रश्न यहां पर आ गया, है ना। व्यापारिक इतिहास में आगे देखते हैं कि वास्को डी गामा को भारत क्यों आना पड़ा। तो वो एक समस्या था, एक समस्या का समाधान चाहिए था। समस्या यह थी कि व्यापारिक मार्ग कोई नहीं था, तो नए व्यापारिक मार्ग की खोज में आए, नए व्यापारिक मार्ग की खोज की किसने? वास्को डी गामा ने। है ना, वास्को डी गामा ने नए व्यापारिक मार्ग की खोज किया। अब देखो मेरे बच्चे, इन्हीं चीजों को आपको मैं आगे समझाने वाला हूं, गौर करना, है ना। इन्हीं चीजों को आगे समझाने वाला हूं कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज किया उन्होंने, और जैसे नए व्यापारिक मार्ग की खोज किया और इसके बाद आप लोग देखेंगे, इनके बाद आप लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि वास्को डी गामा आए, फिर इसके बाद आपके मतलब पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाल के बाद आप लोग देखेंगे कि डच भारत आए, डच आ गए, अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसी आ गए, है ना, डेनिस आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, है ना। सभी लोग व्यापार के लिए आए यहाँ पर। किस लिए आए? व्यापार के लिए आए, व्यापार के लिए।
व्यापार के लिए आए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा होता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई समस्याएं नहीं रही हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है मेरे बच्चे, कि प्राचीन समय में स्थानीय बाजारों में व्यापार प्रतिबंधित था, धीरे धीरे लंबी दूरी का व्यापार विकसित हुआ। और देखिए सिल्क रूट की बात की गई, 6000 किलोमीटर लंबा था, यह रोम से चीन को जोड़ता था। और आगे जो यहाँ दिया गया है, बाद में समुद्री और महासागरीय मार्गों की खोज हुई, व्यापार में वृद्धि हुई। तो वही तो मैं यहाँ पर आपको समझाया हूँ। यहाँ पर वास्को डी गामा क्यों आया, इसीलिए आया ना, खोज करते हुए यहाँ पर आया। ओके, अब देखिएगा और चीजों को सीखने के लिए, और आगे देखिए कॉन्टिन्यूअसली। तो इतनी सी बात हो गई मेरी आपकी। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में ही, कि देखिएगा एक दास प्रथा चलती थी। क्या चलती थी? दास प्रथा, समझे? और ये दास प्रथा कौन चलाया था? ये ब्रिटेन के द्वारा चलाया गया था, ब्रिटेन के द्वारा। कैसे? ब्रिटेन के द्वारा कैसे मेरे बच्चों? तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, ब्रिटेन के द्वारा इस तरह से, क्योंकि औद्योगिकरण हो चुका था यहाँ पर, औद्योगिकरण हो चुका था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, अब ब्रिटेन को चाहिए था कच्चा माल। उस टाइम पे अगर हम जाते हैं कहाँ पर, ये देखिए पूरा ये यहाँ पर दिया गया है, ये पूरे मार्ग है, और ज़्यादातर यूरोप से ये अफ्रीका के साइड से यहाँ से ये होते, ये मार्ग है, देखिए व्यापारिक मार्ग है ये सर, सारे ये व्यापारिक मार्ग आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, आप गौर कर सकते हैं। ये लाल सागर से होते हुए, ये इंडिया से होता हुआ ये आगे का बढ़ता है। देख रहे हैं, देख रहे हैं बाबू? ये देखिए, ये पूरा व्यापारिक मार्ग था, यहाँ से ये। और इसके बाद देखिए ये चाइना का क्षेत्र है, ये चाइना का क्षेत्र है, ये वाला, ये। और ये ऐसे एक रूट जाता था, सिल्क रूट, इस तरह से आगे ये बढ़ता था। और देखिए ये कई जगह से जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल एक ही रूट था। ये देखिए ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, हर जगह पर ये पूरा विस्तार था इसका। क्या था भाई? पूरा विस्तार था। ये है ना, पूरा ये व्यापार होता था कजाकिस्तान के साइड में, ये पूरा व्यापार होता था। ये देख पा रहे हैं ना, ये बहुत सारे व्यापार के मार्ग थे। तो कुल मिला के इसका जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था वो कौन सा था आपका, वो मैंने आपको बता दिया। दास प्रथा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि यहाँ पर तीन चीजें आती हैं, यहाँ पर तीन चीजें आती हैं मेरे बच्चों। तीन चीजों में से क्या क्या आता है, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ब्रिटेन शामिल होगा, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका शामिल होगा, है ना, फिर इसके बाद इसमें अफ्रीका शामिल होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप ये शामिल होगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों शामिल होते हैं। अब इस दास प्रथा को समझने के लिए यहां पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अगर हम दास प्रथा को समझना चाहते हैं, अगर दास प्रथा को हम समझना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं यहां से। हम दास प्रथा को अगर समझना चाहते हैं तो हम यहां समझ सकते हैं। ये है ग्रीनलैंड,
ये है आइसलैंड, आइसलैंड हो गया, दिख रहा है। चलिए, और इसके बाद यहां पर छोटे छोटे द्वीपों में, द्वीपों का एक समूह पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिश द्वीप समूह। ठीक है। और इसके बाद यहां पर मिलेगा आपको ये वाला क्षेत्र है, और ये वाला भाग हो गया। और इसके बाद इसके जस्ट नीचे आता है अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया। ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बातें और समझना है हमको। क्या समझना है भाई? देखिए, नॉर्थ अमेरिका का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अपलेशियन पर्वत का है, ये है हमारा रॉकी पर्वत का, और इधर ये पड़ता है सियरा नेवादा। ठीक है, ध्यान से मैं नामकरण कर रहा हूं, आप लोग भी कर लीजिएगा। इसका नाम है सियरा नेवादा, इसका नाम है रॉकी पर्वत, और इसका नाम है एप्लेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। ठीक है बाबू, ये क्या हो गया जी? अपलेशियन पर्वत हो गया। अपलेशियन पर्वत के पूरब साइड पे, या कह सकते हैं जो हम मेन देख रहे हैं उसको समझेंगे, इसके बीच में यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किस फसल के उत्पादन सर्वाधिक होता है? कमेंट करके बताइएगा। काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे। काली मिट्टी में, हाँ बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिएगा, तो काली मिट्टी में आप लोग देखेंगे कि यहां पर सर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। किसका होता है जी? कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। ओके, अब जब ये कपास की बात किया गया तो क्या होता था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे, उनका क्या यहाँ पर चाल थी, वो लोग क्या करते थे, यहाँ से चलते थे, और यहाँ से, क्योंकि अफ्रीका में गरीबी बहुत थी, क्योंकि अफ्रीका के बीच गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है इसके बीच से तीनों महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका गुजरना। ठीक है, जिस वजह से अफ्रीका महाद्वीप बहुत गरीब है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, और जहाँ पर पर डे दोपहर के बाद बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य संभव नहीं हो पाता है, जिस वजह से यहाँ पर संभावनाएं होने के बाद भी इसका विकास नहीं हो पाता। अब हुआ क्या यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम आप लोग देखेंगे, आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर कार्य क्या हुआ। ये यहाँ से चलते हैं ब्रिटेन से, और यहाँ की गरीबी का फायदा उठाते हैं। इन गरीब लोगों से उनके बच्चों को कहते हैं कि आप बेच दीजिए तो आपका ठीक रहेगा, आपका घर परिवार चल जाएगा। तो वो लोग बेच देते थे कुछ पैसे लेकर के, फिर इन बच्चों को ये लेकर के आते थे कहाँ पर,
इस काली मिट्टी वाले क्षेत्र में यहाँ के बागान के जो मालिक थे उन लोगों को इसको दे देते थे। ये लोग इनसे मेहनत करवाते थे और यहाँ पर कपास की खेती बहुतायत में उगाई जाती थी। अब सोचिए, जब कपास की यहाँ पर खेती उगाई जाएगी तो अंग्रेज क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि इनके यहाँ औद्योगिकरण हो चुका था। अब ये लोग यहाँ से सीधा क्या करते थे, जो मतलब कपास है, कपास को अपने यहाँ ले जाते थे। और ये यहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका है तो आप अपने यहाँ कपास से बेहतरीन कपड़ों का निर्माण करके और फिर ये जो विश्व की मार्केट होती थी वहाँ पर सप्लाई देते थे, अफ्रीका में भी सप्लाई करते थे, जिस वजह से यह एक महत्वपूर्ण ट्रेंगल क्रिएट हो गया। अब ये जो यहाँ पर लोगों को ले जाकर के बेच देते थे ना बाबू, इसी को हम कहते हैं दास प्रथा। दास का मतलब होता है कि जी हाँ के अलावा ना नहीं कर सकता, है ना, जी हाँ के अलावा ना नहीं कर सकता। और ये ट्रेंगल बहुत मजबूत बना, तब तक बना रहा, ये मजबूत तब तक बना रहा मेरे बच्चों, जब तक कि यूएसए आजाद नहीं हो गया। जब तक कि यूएसए आजाद नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ, तब तक ये ट्रेंगल बना रहा। और जैसे यूएसए आजाद होता है यह ट्रेंगल टूट जाता है। समझ गए बाबू? यह ट्रेंगल क्या होता है? टूट जाता है। ठीक। फिर इंडिया में आप देखेंगे मराठा का जो क्षेत्र है वहां पर अंग्रेजों ने ये कार्य को संपादित किया। मराठा के क्षेत्र से लड़ करके, जीत करके, और जो मराठा का क्षेत्र है मतलब महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र जो काली मिट्टी वाला भाग है वहां पर ये कपास उगाते थे। ठीक है, बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। इतनी सी बात मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको क्लियर है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या चाहिए था? यही सब चाहिए था इनको, कच्चे माल चाहिए था। 15वीं शताब्दी में दास प्रथा हुआ, ये देखिए पकड़ के ले जाते थे। ये सारी बात आप लोग लिख सकते हैं, मैंने इसको लिख दिया है बाकायदा। रेशम मार्ग के जरिए चीन रेशम मार्ग ये करता था। दास प्रथा ये हो गया। अब आगे देखो, मैं समझाने वाला क्या हूं आपको। आधुनिक युग में डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ, आधुनिक पत्तनों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, देखो चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बाबू आप देखिएगा, पुराने समय में परिवहन का अभाव केवल स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित था। रेल, महामार्ग, हवाई परिवहन, ये बहुत सारी चीजें होती थी। मेन हम देखने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम क्या देखने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं। कितने भैया? दो प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों प्रकार क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अगर हम प्रकार कहें, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अगर मैं इनकी बात करूं, व्यापार के प्रकार की बात करूं आपके साथ, तो आप लोग देखेंगे इसी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो प्रकार है वो दो प्रकार का होता था। एक तो होता था द्विपार्श्विक पार्श्विक व्यापार, और दूसरा होता था बहुपार्श्विक। आपको शायद ये समझ में ना आए वर्ड, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, है ना। हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, लेकिन इतना आप लोग जरूर करिए, आप अपने मित्रों तक सेशन को शेयर कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, बात मान लीजिएगा। द्विपार्श्विक को आप द्विपक्षीय भी कह सकते हैं, द्विपक्षीय, और इसको आप बहुपक्षीय कह सकते हैं। अब तो आंसर क्लियर हो गया होगा, अब तो आंसर क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सर अभी कम क्लियर है, आप थोड़ा सा और क्लियर करिए। चलिए करता हूं। द्विपार्श्विक का मतलब होता है जब जब दो देशों के बीच व्यापार से
संबंधित सहमति बनती है, सहमति बनती है तो उसे, लेकिन इसमें दो ही देश होंगे, ध्यान रखना, यहां पर दो ही देश होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, दो देश, तो उसे द्विपार्श्विक कहते हैं। दो देश होंगे, जैसे अभी इस टाइम पे भारत और रसिया के बीच हो रहा है ना, समझौता, द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, शानदार। और देखिएगा बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है मेरे बच्चों, तो बहुपार्श्विक व्यापार के लिए आप कहेंगे दो से अधिक देशों के बीच व्यापार में होने वाली सहमति है ना, सहमति को बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। मतलब इसमें दो से अधिक देश होंगे, ठीक है, उनके बीच सहमति होगी, बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े इजी वे में आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। द्विपार्श्विक क्या हो गया, या दो पक्षी क्या हो गया, और बहुपक्षी क्या हो गया। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रही है बातें, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं फिर बाबू, आगे इसके बढ़ते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। वैसे इसको तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं, व्यापार का परिमाण और व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान देना, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसको मैं आगे समझाने वाला हूँ। देखिए, व्यापार का परिमाण से क्या मतलब होता है, आप लोग सोचिए, है ना, आप लोग सोचिए क्या कि मेरे बाबू व्यापार का परिमाण क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश या सभी देशों के द्वारा नाप तौल की प्रणाली को क्या कहते हैं, प्रणाली को परिमाण कहते हैं। लेकिन याद रहे कि जो ये परिमाण है हर जगह समान नहीं होता, है ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखिएगा, कोई ट्रक चालक और ये 5 मित्र हैं, कितने, 5-6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई, और सभी के सभी ट्रक चलाते हैं, ठीक है, सभी के सभी ट्रक चलाते हैं। और अगर ये गए, देखना, यही इसका आनंद है, अगर ये अलग अलग देश गए, मान लिया ए यूएसए चला गया, बी जर्मनी चला गया, सी इटली चला गया, और डी
डी आपका फ्रांस चला गया और ई ऑस्ट्रेलिया चला गया। और वहां पर ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ट्रक ही चला रहे हैं। जैसे यहाँ इंडिया में ट्रक चलाते थे उसी तरह ये वहां पर भी अपना ट्रक ही चला रहे हैं। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज ये बताओ यहां से क्लियर करके कि क्या इनका सबका वेतन एक समान होगा? बोलो, क्या इनका सबका वेतन एक समान होगा? बोलो। तो आप लोगों का जवाब आएगा क्या? नो सर। आप यही बोलेंगे, नो सर, इनका वेतन समान नहीं होगा। इनका वेतन समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, है ना, समान नहीं होगा। तो अर्थात हम एक बात कह सकते हैं, एक बात हम आराम से इस बात को कह सकते हैं कि समान कार्य के लिए क्या कह सकते हैं कि समान कार्य के लिए या समान सेवा के लिए, देखिएगा, समान सेवा के लिए समान वेतन, समान परिमाण, समान सेवा के लिए समान परिमाण हो, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? समान का सेवा के लिए समान परिमाण हो, यह संभव नहीं है। ओके, बात क्लियर हो गई? चलिए, शानदार। आगे आ गया व्यापार संयोजन। तो व्यापार संयोजन को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा कि भैया व्यापार संयोजन क्या होता है, इसको आप लोग देखिए। तो मेरे बच्चे, व्यापार संयोजन का मतलब ये होता है कि समय के साथ व्यापारिक क्षेत्र में, ध्यान देना, समय के साथ व्यापारिक क्षेत्र में, मेरे बाबू, क्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार करना, परिवर्तन को स्वीकार करना व्यापार संयोजन कहलाता है। व्यापार संयोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट। एक बात, अच्छा, अब इन चीजों को और आप गौर से थोड़ा सा और समझे मेरे साथ। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखो, जैसे पहले के टाइम पे प्राथमिक सेक्टर पर निर्भरता ज्यादा थी, तो इसका ज्यादा व्यापार होता रहा होगा। प्राथमिक उत्पाद पर डिपेंडेंसी पहले ज्यादा थी, ठीक। इसके बाद ये डिपेंडेंसी जाके निर्माण वस्तु पर बढ़ी, निर्माण वस्तु पर बढ़ी, मतलब जिसको आप विनिर्माण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनिर्माण। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ, है ना, विनिर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया। फिर देखो और मॉडिफाई हुआ, आज के डेट में सेवा सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेवा सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ रहा है, आगे तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो ये समय के साथ व्यापार में क्या है? यही एडजस्टमेंट है, समायोजन है। बात क्लियर है मेरे बच्चों कि समय के साथ व्यापारिक क्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार करना ही व्यापार संयोजन कहलाता है। बात क्लियर एकदम? चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद एक और है व्यापार की दिशा। अब देखिए, व्यापार की दिशा क्या होती है?
हमेशा से याद रखिएगा, औपनिवेशिक काल से आप देखते चले आए हैं कि जो व्यापार की दिशा है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापार की जो दिशा है, वो हमेशा क्या होती है कि भाई जो आपके औपनिवेशिक देश है, औपनिवेशिक व्यापार की दिशा औपनिवेशिक देशों के निवेश के आधार पर निर्धारित होती है, आधार पर निर्धारित होती है। मैं आपको इसको थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा, निर्धारित होती है। थोड़े से शब्दों का मतलब क्या होता है कि जैसे व्यापार की दिशा की बात किया गया, तो जो विकसित देश हैं, ऐसे समझना, जो विकसित देश हैं, विकसित देश, समझे, जो विकसित देश हैं, ये विकासशील देशों की ओर इनका झुकाव होता है, क्योंकि यहां पर संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो इनकी जो फायदे की चीजें हैं, फायदे का मतलब कि जो निवेश करने से इनको प्रॉफिट होगा, इन्हें प्रॉफिट हो, ठीक है, विकसित को प्रॉफिट हो तो वहां पर ये बिल्कुल निवेश करेगा, और अगर इसको प्रॉफिट नहीं है तो वहां निवेश नहीं करेगा। तो यही डायरेक्शन होती है व्यापार की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज मैं आज आपको समझाया, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आप लोग जरूर इस चीजों को मुझे अवगत करवाइएगा, ठीक है। और मैं आपको अब लेके चलता हूँ, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। मैंने आज आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया व्यापारिक इतिहास क्या है। व्यापारिक इतिहास के बारे में मैंने आज आपको अवगत करवाया, व्यापारिक इतिहास के बारे में अवगत कराया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद व्यापारिक इतिहास के बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो व्यापार होता है, पूरा इतिहास बताने के बाद कि व्यापार का परिमाण क्या होता है, व्यापार की दिशा क्या होती है ना, व्यापार संयोजन क्या होता है, व्यापार संयोजन क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं होमवर्क के रूप में कि आप लोग मुझे बताइएगा वर्तमान में भारत का व्यापार किस देश के साथ सर्वाधिक होता है, और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं इसको जरूर चेक करूंगा। और एक बार फिर से आपसे हम्बल कहूंगा कि आप लोग सेशन को अपने मित्रों तक, सभी मित्रों तक जरूर सेशन को शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, 5 से 6 नंबर एक ही क्लास से आपको मिल जाएंगे आराम से। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिएगा, और अगर मेरे कोई नए मित्र हैं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।